आज जो हमारा जो टॉपिक है वो मेडिवल पीरियड में स्थापत्य कला का कैसे विकास हुआ। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने दो स्टाइल के बारे में आपको अभी चिन्हित किया। पहला है आर्क्वेड स्टाइल और दूसरा है ट्राबिट स्टाइल। तो ट्राबिट स्टाइल वही स्टाइल है जिसके बारे में हम आपको अभी तक बताए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे हिंदू आर्किटेक्चर में अधिक से अधिक उपयोग हुआ है। जैसे कि ट्राबिट में आपने क्या देखा, जो हमने अभी लिखा है लिंटेन। लिंटेन मतलब क्या होता है, अभी भी आप भवन जो बनाते हैं तो जब आप छत डालते हैं, आप सिंपल आपने गांव देहातों में देखा होगा, यहाँ पर एक लिंटेन बना हुआ है, देखिए ना, दिस इज कॉल्ड टू सपोर्ट द वॉल, ठीक है। तो लिंटेल का उपयोग ट्राबिट स्टाइल में हमेशा होता रहा है। लेकिन जो आर्किड स्टाइल में क्या है, यूज ऑफ डोम। डोम माने गुंबद, आर्क माने मेहराब, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे आपको। दूसरा हमने ट्राबिट स्टाइल में क्या देखा था, शिखर का। शिखर कॉनिकल हो सकता है, कर्वीलिनियर हो सकता है, वक्र जिसको आप बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या देखते हैं आर्किड स्टाइल में, डोम मतलब गुंबद, और ये जो है ना हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोलाकार, इसका हमेशा उपयोग हुआ है। आपने ताजमहल में भी देखा होगा, इत्मादुल्ला के टॉम में देखा होगा, बहुत सारे जगह। अभी उसके बारे में और डिटेल व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद में ट्राबिट स्टाइल में हम क्या देखते हैं कि नो पिलर, ये मीनार। अभी आप भोपाल में चले जाएं, वहाँ पर आप मॉस्क देखेंगे, मस्जिद, तो आपको मीनार मिलेगा, बड़े बड़े मीनार, ठीक है, जो आपके नज़दीक में या इंदौर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने मीनार जो है ये स्पेशल फीचर है किसका, आर्किड स्टाइल का। कभी चारों कोने में, जैसे कि ताजमहल में है, चारों दिशाओं में, चारों कोने में जो है ना मीनार बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह से इत्मादुल्ला के टॉम में भी हम वही देखते हैं। लेकिन जहाँ तक मीनार का प्रश्न है, तो ट्राबिट स्टाइल में जो हमारा जो हिंदू आर्किटेक्चर है उसमें कहीं मीनार का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में हम क्या देखते हैं, अधिकांशतः जो ट्राबिट स्टाइल है उसमें स्टोन का उपयोग हुआ है, मतलब पत्थर का। पत्थर विभिन्न प्रकार के, सॉफ्ट स्टोन भी हो सकते हैं, हार्ड स्टोन भी हो सकते हैं। जैसे मैंने होयसाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से सॉफ्ट स्टोन का इस्तेमाल हुआ था, जिसके कारण से उन्होंने दीवार पर ही जबरदस्त ढंग से जो है ना स्कल्पचर निर्मित किया है। क्योंकि वो सॉफ्ट स्टोन पर खोदना बनाना बड़ा आसान काम है, लेकिन हार्ड स्टोन पर बहुत दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जो आर्किड स्टाइल है उसमें हम क्या देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर ब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ है, लाइम का इस्तेमाल हुआ है, मोर्टार का इस्तेमाल हुआ है। मोर्टार आप समझते हैं, एक सीमेंट का ही पूर्व का रूप आप कह सकते हैं, जो एक दूसरे को, सामान को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इतना ही समझिए। तो ये आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम का जो प्रवेश हुआ वो आप देखेंगे कि इस्लाम के शुरुआत से ही हो गया था, लेकिन वो एक कल्चर के रूप में हुआ था दक्षिण भारत में, ठीक है। क्योंकि अरबियन ट्रेडर्स अरब सागर में, हिंद महासागर में उस समय बहुत ज़बरदस्त ढंग से उनका व्यापार चल रहा था, तो उसके माध्यम से इस्लाम हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से में आया। लेकिन उत्तर भारत में, खास करके सिंध में, हम क्या देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में उसने दाहिर, जो वहाँ का राजा था, हिंदू शासक, उसको हराया था, और उसके बाद सिंध और मुल्तान दोनों पर उसने कब्जा किया था, ठीक है। और वहीं से हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उदय हुआ, और धीरे धीरे वहाँ के बासिंदों को उन्होंने इस्लाम में परिवर्तन करना शुरू किया। तो अभी आप देख रहे हैं कि सिंध में 90-95% लोग मुसलमान हैं। आज़ादी के समय में भी 90-85% जो है ना मुसलमान हो गए थे वहाँ।
उसके बाद जो असली जो मुस्लिम ताकत है वो कहाँ से शुरू हुआ? तराई के दूसरे युद्ध से, जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी विजय हुआ। तो वो पीरियड क्या था? 1192 AD। ठीक है, इस सब को याद रखिए। तो दोस्तों, अब जब इस सल्तनत का उदय हुआ तो उस पीरियड में, ये सल्तनत कब तक चला? मुगल साम्राज्य के उदय के पहले तक। मतलब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा और इब्राहिम लोदी को हराया। इसके पहले लगभग 300 वर्षों तक सल्तनत का पीरियड था, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, गुलाम वंश से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, जब हिंदुस्तान, यहाँ के जो कल्चर और जो इस्लामिक कल्चर, ये दोनों के समन्वय से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदय हुआ। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, शुरुआती दिनों में इन्होंने जो हिंदू या जैन मंदिर के जो मटेरियल थे उसी का उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप कुतुब मीनार के पास जाएं तो वहाँ पर आपको क्वात उल इस्लाम मॉस्क मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो क्वात उल इस्लाम मॉस्क है वो क्या है? पहले ये जैन मंदिर था, और यदि आप बारीकी से इस मस्जिद के अंदर जाकर के देखेंगे तो बहुत सारी जो जैनियों के, हिंदुओं के जो कलाकृति हैं वो उसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पहला तो शुरुआती समय में उन्होंने क्या किया कि जो हमारे देश के जो मटेरियल्स थे मंदिरों के, चाहे वो हिंदू मंदिर हो, चाहे जैन मंदिर हो या बुद्धिस्ट मंदिर हो, उनको उन्होंने तोड़ा। उसी मटेरियल को उन्होंने मस्जिद के रूप में उसको परिवर्तित किया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रभाव बढ़ते गया। और पहला क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया, मीनार का उपयोग मैंने आपको बता दिया है, यूज ऑफ मीनार। दूसरा, मोर्टार का यूज ऑफ मोर्टार, ये मकान में ताकत देने के लिए मोर्टार का इस्तेमाल होता था। तीसरा, डोम मतलब गुंबद, अर्धचंद्राकार। ठीक है, ये गुंबद का उपयोग करने से इनको फायदा क्या हुआ कि बहुत सारे जो खंभे लगाए जाते हैं उससे इन्हें निजात मिल गया। ठीक है, जैसे सामान्य अगर आप मकान बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, बीच में ये देख रहे हैं ये बीम डालना पड़ा है इसको, लेकिन अगर गुंबद रहेगा तो कोई गुंबद मैंने बीच में बीम डालने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो बिल्डिंग है उसमें एक स्पेसियसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब जो मॉस्क है या बिल्डिंग है उसमें आपको लगेगा कि काफ़ी क्षेत्र जो है बड़ा है, जगह काफ़ी स्पेस है। इसको सिंपल में बोलिए, काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है। ठीक है, जो कि आपको विभिन्न प्रकार के कॉलम डालने से या बीम डालने से नहीं मिलता है। ठीक है, और उसकी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। लेकिन जब आप डोम करेंगे, और सबसे बड़ा जो डोम जो है ना, बीजापुर का आदिल शाह ने, जिसको कि सबसे बड़ा गोल गुंबद कहते हैं उसको। ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? बीजापुर का। ठीक है, याद रखिएगा। उस समय में गुंबद कला जो है ना सबसे हाइट पर पहुंच गया था। तो ये जो अभी तो मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, और बीजापुर का जो पीरियड वो 400 वर्ष आगे का है। ठीक है, तो ये गुंबद का जो आर्किटेक्चर है वो अपने हाइट पर पहुंचा कहां पर? बीजापुर में, जो सबसे बड़ा गोल गुंबद आप देखते हैं वहां पर हिंदुस्तान का। अब दोस्तों, इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के? इसमें उन्होंने जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, आपको मैंने बताया था कि हिंदू आर्किटेक्चर में आपने क्या देखा था, मूर्तियां लगाने का दीवार पर, जिसको कि अंग्रेजी में मुराल कहते हैं। ठीक है, दीवार को अंग्रेजी में कहते हैं मुराल। तो मुराल जैसे कि अजंता पेंटिंग, तो मुराल पेंटिंग, क्योंकि उसको दीवार पर पेंटिंग किया गया है। तो ऐसे मुराल पर जो स्कल्पचर जो बनाया जाता है, जैसे मूर्ति,
जैसे मैंने होयसालाज में कहा था कि मंदिर कहने के लिए तो स्थापत्य कला है, लेकिन बेसिकली वो मूर्ति कला का ही एक दूसरा रूप है। ये आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पर तो आपको दीवालों पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं के मूर्ति मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर में? कैलीग्राफी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में बुत परस्ती मना है। आप समझ रहे हैं बुत परस्ती क्या बोलते हैं, क्या होता है? मूर्ति पूजा। इस्लाम में मूर्ति पूजा पूरी तरह से वर्जित है, मतलब वो निर्गुण उपासक हैं, माने ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भी दो, मतलब गुरु नानक और कबीर, ये दो निर्गुण उपासक हुए हैं, ठीक है। और मतलब कोई उसका आकार, माने ईश्वर जो है ना उसका कोई आकार नहीं है। तो इस्लाम में कोई भी आकार देने की पूर्णता मनाही है, इसीलिए अल्लाह का आप कोई किसी प्रकार का चित्र नहीं बना सकते, ठीक है। कोई मूर्ति नहीं बना सकते, जैसे विष्णु भगवान मूर्ति हो अपने यहाँ है, देवी देवताओं के मूर्तियाँ बनती हैं, दुर्गा पूजा में मूर्ति बनती है, गंगा दशहरा में मूर्ति बनती है, ठीक है। ये पूरी तरह से मनाही है। तो अब यहाँ पर डेकोरेशन के लिए उन्होंने क्या किया? भवन को डेकोरेट करने के, सुसज्जित करने के लिए उन्होंने कैलीग्राफी का सहारा लिया। कैलीग्राफी क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? लिखने की कला, सुंदर तरीके से लिखने की कला विकसित हुआ और इसमें बहुत सारे लोगों को महारत हासिल हो गया। इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने राम लिखा, ठीक है, तो ये तो सिंपल है, लेकिन अगर इसी को हम डेकोरेट कर दें, ऐसे कर दें, इसको सुंदर बना दें और इसको घेर दें, ठीक है, ये क्या हुआ? ये तो एक मैंने आपको नमूना दिया है। दिस इज ए कॉल्ड कैलीग्राफी। अपने अक्षरों को सही ढंग से सुसज्जित करने का एक कला, दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा उन्होंने एक चीज और इजाद किया जिसको कहते हैं अरबेस्क्यू। अरबेस्क्यू, ये अरबेस्क्यू क्या है? अगर आप ताजमहल में जाएंगे या किसी भी मस्जिद में, जो बढ़िया मस्जिद है, या इत्तमुद्दौला के टॉम में जाएंगे तो आप ये अरबेस्क्यू कला देखेंगे। ये क्या होता है? इन्होंने क्या किया कि इसी को ज्योमेट्रिकल शेप में लाया। अब जैसे कि मान लीजिए एक स्टेम, मान लीजिए स्टेम है, ये तना है, ठीक है, तो इसका एक इन्होंने यहाँ से एक फाड़ किया, फिर इसका एक तना, आप देखते हैं पेड़ देखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, फिर इसको यहाँ से फाड़ किया, फिर इसको यहाँ से ये किया, इस तरह से, फिर यहाँ से एक डंठल निकाला, फिर यहाँ से एक डंठल निकाला। इस तरह से कंटिन्यूटी स्टेम को एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए, कटते हुए और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, लेकिन अगर आप ताजमहल में जाएंगे तो आपको पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में दिखेगा। और इस तरह से उन्होंने फूल पत्तियों को सजावट का काम ज्योमेट्रिक विधि से किया। तो फ्लोरल डेकोरेशन, ठीक है, फूल पत्तियों को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से, ज्यामितीय आधार पर उन्होंने जो चित्रकारी का कला जो विकसित किया, दैट इज कॉल्ड अरबेस्क्यू। समझ गए आप? एक और जो इंपॉर्टेंट इस कला में विशेषता था, यूज ऑफ वाटर। जहाँ जहाँ भी उन्होंने इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का विकास हुआ, वहाँ वहाँ उन्होंने, जिस तरह से मैंने आपको दक्षिण भारत के द्रविडियन कल्चर में बताया था आर्किटेक्चर में, उसी तरह से यहाँ भी उन्होंने वाटर टैंक का निर्माण किया। जैसे कि आप एक उदाहरण के लिए अभी आप मांडू चले जाइए, तो मांडू में आप क्या देखते हैं? तो आपने वहां देखा होगा बाउलीज, उसको क्या बोलते हैं? बाउलीज। एक तो आप देखेंगे कि बगल में टैंक है जो अभी उथला हो गया है, दूसरा आपने देखा होगा बाउलीज। बाउलीज क्या है? ये बड़े बड़े वाटर स्टोरेज हैं। अभी तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी
हैं, मैं देखा था उस दिन जाकर के, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉलीज। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वहाँ पर आपको बॉलीज मिलेगा या टैंक मिलेगा, जिस तरह से हमने द्रविडियन आर्किटेक्चर में कल देखा था, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो क्या है? जाली सिस्टम। ये दोस्तों, आप अगर फतेहपुर सीकरी में जाएं तो आप क्या सलीम चिश्ती की दरगाह में अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा जाली मिलेगा, ठीक है। अब जाली क्या है? जाली मतलब नेट टाइप का। इसका मतलब हुआ कि वो चाहते थे कि सूरज की रोशनी जो है ना सीधे जो है दरगाह पर पड़े, और इसीलिए उन्होंने जाली सिस्टम इजाद किया। तो ये आप देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। इसके बाद में हम एक और जो इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता देखते हैं, वो क्या है? चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। यदि आप ताजमहल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सामने गार्डन है, बगल में भी गार्डन है, ठीक साइड में भी गार्डन है। तो इसको बोलते हैं चारबाग। मतलब अब एक, जैसे कि मैं आपको मान लीजिए कि ये एक वर्गाकार गार्डन है, ठीक है, मेन गार्डन है। तो इसके जो पीछे है ये भी गार्डन है, ठीक है, यहाँ भी गार्डन है, यहाँ भी गार्डन है, मतलब, और ये इस साइड में भी गार्डन है। दिस इज कॉल्ड ये, आप देखिए, और ये सेंटर गार्डन है, मेन गार्डन। तो चारों तरफ जो है गार्डन है, मेन गार्डन के चारों तरफ जो गार्डन है वही वर्गाकार, दिस इज कॉल्ड चारबाग गार्डनिंग सिस्टम। तो ये भी इस इस्लामिक इंडो आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी विशेषता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ताजमहल में और इत्मोद्दौला के टॉम में मिलेगा, उसको बोलते हैं पित्रेदूरा। अब दोस्तों, ये पित्रेदूरा क्या होता है? जो प्रीशियस स्टोन है उसको संगमरमर में उसको पायर्सिंग करना। जो संगमरमर के दीवार आपने देखा होगा ताजमहल में व्हाइट मार्बल का उपयोग हुआ है, उसी तरह से इत्मोद्दौला टॉम में वहीं आगरा में है। इत्मोद्दौला कौन था? नूरजहां के पिता, ठीक है, और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी, ठीक है। तो उसने अपने पिता के कब्र पर टॉम बनाया। अब आप जो, और सबसे पहले, इससे पहले तक मुगल जो है वो रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे। इत्मोद्दौला टॉम में, जो कि ताजमहल से पहले का बना हुआ है, करीब 50 वर्ष पहले का, उसमें हम क्या देखते हैं कि व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। अब दोस्तों, व्हाइट मार्बल के इस्तेमाल में यदि हम इसमें जैसे कि प्रीशियस जेम्स, अब प्रीशियस जेम्स में क्या आएगा? बहुत सारे जेम्स हैं, जैसे कि लेपिस लजोली है और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स हैं। ये सब उसको संगमरमर में जो है वो पायर्स कर दिए गए हैं, नक्काशी करके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पित्रेदूरा। स्टोन्स एंड जेम्स यूजिंग द, आप ऐसे लिखिएगा, यूजिंग द स्टेम एंड जेम्स इनटू द मार्बल वॉल, ठीक है। मतलब संगमरमर के दीवार में बहुमूल्य पत्थर और जवाहरात, जेम को जवाहरात बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के जेम्स होते हैं, का उपयोग करना और उसमें उसको व्यवस्थित करना, ठीक है, या अंतर्निहित करना, ठीक है, इसको बोलते हैं। और फिर इस जेम्स को कलाकारी, जो मैंने आपको आर्बेस्क्यू कहा, यह जेम्स ऐसे ही नहीं डाल दिया गया, बल्कि आर्बेस्क्यू प्रणाली, जैसे कि हाँ, जैसे कि फ्लावर के शेप में उसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में दिखाते हुए वो सारा नक्काशी जो है ना उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो। और वही ताजमहल को बहुत बड़ा ग्रेट बनाता है, ग्रेट आर्किटेक्चर बनाता है, ठीक है।
हालांकि उसके बहुत सारे पत्थर जो है ना, प्रीशियस पत्थर जो है ना, बाद में जाट लोग उखाड़ के ले गए, भरतपुर के जाट लोग, जब मुगलों का पतन हो गया था। तो ठीक है दोस्तों, एक और इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर है, फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक। ये क्या होता है? अब इसका हिंदी रूपांतर ये होगा कि ऐसा टेक्निक जिसमें कि दूर दिखने वाला चीज बहुत नजदीक दिखता है। आपको लगेगा कि ये 3 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो है 16 मीटर की दूरी पर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक। ठीक है, इसका भी इजाद इस पीरियड में हुआ। अब इसके बारे में अभी आएंगे हम। वो बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में है ना। दोस्तों, इस काल में इसको हम 2 भाग में विभाजित करेंगे, इंपीरियल आर्किटेक्चर और दूसरा प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। 2 भाग में मैंने कल बताया था आपको। तो इंपीरियल मतलब जो दिल्ली का जो सुल्तान है, अभी मैं सल्तनत की बात कर रहा हूं। दिल्ली के सुल्तान के समय जो दिल्ली और आसपास के इलाके में जो आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला विकसित हुआ, उसको हम इंपीरियल आर्किटेक्चर में लेंगे। और जो विभिन्न प्रोविंसेज में, जैसे बताया था मालवा, जौनपुर, गुजरात, तो इस या बंगाल, तो इसके बारे में भी अलग अलग कुछ वेरिएशन हैं, जिसके बारे में हम अभी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपीरियल आर्किटेक्चर में आप स्लेव डायनेस्टी को पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो सबसे ज़्यादा जो द बेस्ट आर्किटेक्चर है वो क्या है? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार को किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो पहला स्टोरी ही बनाया था। 3 स्टोरी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके बाद लास्ट का जो स्टोरी था उसको किसने बनाया? ये सब क्वेश्चन पूछेंगे आपको। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो 5 स्टोरी है। और ये जो कुतुब मीनार बना है वो किसके मेमोरी में बनाया गया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन एक सूफी संत था और इसी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया। हालांकि वो फर्स्ट स्टोरी ही बनाया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के पीरियड में हम 2.5 दिन की झोपड़ा देखते हैं जो अजमेर में बना हुआ है। वो भी हिंदू टेम्पल को ही तोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो कुतुबुल इस्लाम के बारे में मैंने आपको बताया ही, जो कुतुब मीनार के परिसर में है वहीं पर है। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरवाज़ा बनाया था जिसको अल्लाई दरवाज़ा कहते हैं। ठीक है, और वहीं पर आपको एक लोहे का स्तंभ भी मिलेगा, जिसके बारे में हम गुप्ता पीरियड में बताए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा स्थापित, जिसमें कि लिखा हुआ है चंद्र, उसमें इंस्क्राइब्ड है चंद्र। ठीक है, तो बहुत सारा वो कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आपको मैंने भग्नावशेष भवन मिलेंगे। ठीक है, डिलैपिडेटेड कंडीशन में कुतुब परिसर में। ठीक है, उसके बाद में खलजी वंश का क्या योगदान रहा? तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया उन्होंने। खलजियों ने क्या किया? रेड, लाल पत्थर और मोर्टार का भी इस्तेमाल जो है ना इस पीरियड में शुरू हो गया, बहुत प्रभावी ढंग से। और जैसे मैंने आपको कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अल्लाई दरवाज़ा बनाया वहीं कुतुब परिसर में, जो कि अभी डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। और इसके बाद उन्होंने सीरी फोर्ट भी बनाया, आप देखेंगे दिल्ली में है। और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी के पीरियड में ग्रे सैंडस्टोन, तुगलकों ने क्या किया? ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 काम किए। पहला, स्लोपिंग वॉल। भवन निर्माण कला में इन्होंने स्लोपिंग वॉल का हिंदी क्या होता है? ढलान, दीवार का इस्तेमाल, ताकि मकान में मजबूती प्रदान किया जा सके। ठीक है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन
डेकोरेशन पर इनका इस पीरियड में ज़्यादा इम्फेसिस नहीं था, लेस इम्फेसिस ऑन डेकोरेशन। लोधी डायनेस्टी में बहुत सारे स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? डबल डोम। डबल डोम, एक गुंबद के ऊपर दूसरा गुंबद, दैट इज कॉल्ड डबल डोम। तो ये जो पहला वाला डोम था, आप कह सकते हैं कि ये डबल डोम का इस्तेमाल क्यों हुआ? तो उनका मानना था कि इससे जो है ना भवन में मजबूती आएगी, नंबर एक। दूसरा, अब डोम जब बनाते हैं तो बहुत ऊंचाई तक जाता है, तो अगर ये फॉल्स डोम होगा तो आपको ज़्यादा, जो अंदर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा ऊंचाई का एहसास नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने दो जो है डबल डोम का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन इस पीरियड में भी हम देखते हैं कि डेकोरेशन, जो स्थापत्य कला में जो डेकोरेशन का जो महत्व जो प्राचीन हिंदू मंदिरों में हमने देखा था वो सब बहुत कम था। मतलब डेकोरेशन पर, या मुगलों के पीरियड में जो अभी बताएंगे वो चीज़ यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, इसके बाद में सल्तनत पीरियड समाप्त हो गया और शेरशाह के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो खुद एक कौन था? अफगान था, और उसने हुमायूं को यहाँ से खदेड़ दिया था। तो इस पीरियड में हम जो शेरशाह ने क्या किया था, एक तो आप सासाराम में जाएंगे तो आपको तालाब के बीच में आपको उनका टॉम मिलेगा, ठीक है, मौसोलियम जिसको बोलते हैं, जो उनके पुत्र के द्वारा, इस्लाम शाह के द्वारा बनाया गया उनके मृत्यु के बाद में। उसके बाद में आपने कंस्ट्रक्शन के नाम, चूँकि उन्हें 5 साल का ही शासन उन्होंने किया था, तो उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला। फिर भी उन्होंने ग्रैंड, अभी जो जीटी रोड आप देखते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के समय में निर्माण हुआ। हालांकि यह स्थापत्य कला का भाग नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने रोहतास में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर उन्होंने किले का निर्माण कराया था, ठीक है, क्योंकि उस तरफ से जो विभिन्न आक्रमणकारी जो आते रहते थे, तो उसके लिए उन्होंने रोहतास का किला बनाया था, ठीक है। और पटना में भी उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन ये जो मस्जिद का निर्माण जो किया, तो उनका जो स्थापत्य कला था वो पठान या अफगान जो आर्किटेक्चर था उसी का एक्सटेंशन था, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रोविंशियल आर्किटेक्चर की तरफ। जब आपने देखा होगा कि जब सल्तनत का डिक्लाइन या पतन शुरू हो गया और अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सल्तनत क्या हुआ, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और उसकी जो राज्य सत्ता है वो धीरे धीरे सीमित होती गई। तो इसी काल में हम क्या देखते हैं कि बंगाल में ये सब क्षेत्रीय शासक उदय हुआ, तो उन्हीं के नाम पर आर्किटेक्चर का भी विकास हुआ। तो बंगाल स्कूल, जौनपुर, मालवा, बीजापुर। अब बारी बारी से कुछ जो इम्पोर्टेंट जो वेरिएंट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बंगाल स्कूल में हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना ब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल हो। बेसिकली मैं इसलिए आपको अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि थोड़ा थोड़ा जो देखिए, जो मैंने शुरू में जो आपको बताया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये तो बृहद पैमाने पर हमने बताया। अब जो छोटे छोटे जो नॉन्सेज हैं, जो छोटे छोटे बारीकी जो समय के साथ में या स्थान के साथ में जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में मैं रेखांकित कर रहा हूं, ठीक है। और तीसरा विशेषता है स्लोपिंग वॉल, जो अभी हमने तुगलक वंश के समय में बताया था। तो इसको स्लोपिंग वॉल को बंगला रूफ भी कहते हैं। स्लोपिंग वॉल नहीं, स्लोपिंग रूफ, ढलुआ रूफ। अब ये स्लोपिंग वॉल क्यों बना? क्योंकि देखिए कोई भी भवन जो बनता है ना वो वातावरण से कंडीशनड होता है। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश को अगर आप समतल, अगर आपका छत रहेगा तो क्या होगा, पानी जमा होगा,
मकान में रिसाव होगा। अभी आप देखेंगे कि 70 से 80% मकान जो है शहरों में वो चूते रहते हैं। क्यों होते हैं? कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, 2 दिन तक पानी जमा हो गया, ऊपर आप छत पर नहीं गए, तो क्या होगा? पानी का रिसाव होगा। तो इसीलिए चूंकि बंगाल में तो और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उन्होंने क्या किया? स्लोपिंग रूफ रखा, जिसको कि बंगला रूफ भी कहते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंट हैं, और इसका जो सबसे बड़ा जो नमूना है वह है कदम रसूल मॉस्क, ठीक है। और ये अदीना मॉस्क, ये गौर में है, गौर है बंगाल में एक जगह, बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। और अदीना मॉस्क, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये ज़्यादा आपको इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आपको जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में के बारे में पूछेगा तो ज़्यादा यदि मेंस में आप जाएंगे तो आपको मेन फीचर के बारे में पूछेगा, जिसके बारे में मैंने आपको 6-7 पॉइंट जो अभी बताए उतना आप लिख दीजिएगा, आपको 90% नंबर आ जाएगा। लेकिन पीटी में, प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपको बहुत बारीकी तरफ जाना पड़ता है। जैसे कि अभी जैसे मैंने गौर का आपको मंदिर मॉस्क के बारे में बताया कि कदम रसूल मॉस्क, अब ये वर्ड दे दिया आपको और 4 जगह के नाम बता दिए, उसमें से आपको एक टिक लगाना है। तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरा दोस्तों, मालवा तो आप लोग, मालवा का सबसे ज़्यादा सेंटर कौन था? मांडू। और मांडू में आपने क्या देखा है? यहाँ पर अगर आप मांडू में जाएं तो डिफरेंट कलर का स्टोन है, वहाँ के मस्जिद में आप जाइए तो क्या देखेंगे कि डिफरेंट कलर ऑफ स्टोन का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा मस्जिद है। वहाँ पर आप देखेंगे तो अनेक प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन वहाँ पर हुआ है, जो कि आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा क्या है कि लार्ज विंडो। और तीसरा है लोकली अवेलेबल मटेरियल्स। तो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स क्या क्या है? वहाँ पर स्टोन है, आपने किला देखा होगा, ऊंची पहाड़ी पर है। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं मालवा के। इसको पठान आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्यों पर यहाँ पर पठान लोगों का शासन रहा 200-250 वर्षों तक। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल रिजर्वायर मतलब तालाब, कृत्रिम तालाब बनाना, वहां पर आपने देखा होगा कृत्रिम तालाब बना हुआ है। जो लोकली अवेलेबल जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है मांडू में। और बैटर सिस्टम, बैटर मैंने क्या कहा था? बैटर, ये तुगलक वंश के समय में आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था दिल्ली में, और इसका कॉपी किसने किया है? ये पठान आर्किटेक्चर एट मांडू। तो बैटर सिस्टम क्या होता है? स्लोपिंग ऑफ वॉल, इसको याद रखिएगा, बैटर सिस्टम, BATTER, स्लोपिंग ऑफ वॉल, ढलुआ दीवार। ये मकान को मजबूती देने के लिए किया जाता था। और जैसे कि आप रानी रूपमती का महल देखेंगे, या जहाज महल देखेंगे, या असरफी महल देखेंगे, तो इन सारे जो हमने फैक्टर्स बताए हैं, इन सब का उपयोग इन भवनों में हुआ है। ठीक है। जौनपुर स्टाइल में, जौनपुर कहाँ पर है? बनारस के पास में। सरकी वंश के शासक यहाँ पर शासन करते थे। और जौनपुर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हम क्या पाते हैं कि किसी भी प्रकार के मीनार का अभाव है, एब्सेंस ऑफ। जबकि मैंने आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में शुरू में ही बताया था कि उसमें मीनार होता है, और हम लोगों का जो हिंदू आर्किटेक्ट उसमें तो मीनार होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ मीनार। यहाँ के जो मॉस्क हैं, जो मस्जिद हैं, यहाँ पर मीनार आपको नहीं मिलेगा। एक तो इसकी एक खासियत है, जैसे कि अटाला मॉस्क, इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अटाला मॉस्क कहाँ है, तो आप कहेंगे जौनपुर में है। ठीक है, अटाला मॉस्क। एक और इसकी खासियत यह है कि जो प्रेयर हॉल, जो प्रार्थना भवन जो होता था जौनपुर में, तो उसके अंदर की दीवारों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ढंग से उनको डेकोरेशन किया जाता था। डेकोरेशन ऑफ इनर वॉल्स,
इन बिल्डिंग, ठीक है, इनर बिल्डिंग या मॉस्क लिख दीजिए आप। एक और जो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ हुआ? बीजापुर। बीजापुर कहाँ है दोस्तों? आज की तारीख में कर्नाटक में है, ठीक है। और पहले बहमनी शासन था यहाँ पर, और बहमनी शासन से 5 स्टेट का उदय हुआ, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, बरार और बीदर। यार आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों जो है वो सिया स्टेट था, ठीक है। और इसलिए औरंगजेब ने इसको 1686-87 में इसको कैप्चर किया था, मतलब अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। और इन तीनों को तो पहले ही मिला चुके थे वो। तो बीजापुर में क्या हम देखते हैं? बल्बस डोम। दोस्तों ये बल्बस डोम्स क्या होता है? माने जो गुंबद था उसका आकार बहुत बड़ा, बल्ब के माफिक। और बल्ब जैसे देखते हैं ना, तो बल्ब का जो गर्दन होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। उसी तरह का कि शॉर्ट नेक और गुंबद बहुत बड़ा, माने बल्ब के आकार का गुंबद, इतना याद रखिए आप। दूसरा, इसमें कॉर्निसेस का इस्तेमाल। अब ये कॉर्निस वर्ड क्या होता है? डू यू नो कॉर्निस? कॉर्निस मतलब क्या होता है? देखिए जैसे कि एक छत है और ये दीवार है, देख रहे हैं, तो इसमें कॉर्निस नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हम कॉर्निस करेंगे, इसको अभी बोलते हैं कारीगर लोग मोल्डिंग, मोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों के घर में मोल्डिंग क्या रहता है, जो बहुत कॉस्टली होता है। तो वहाँ क्या होता है कि जो छत और दीवार के जो आप जो देख रहे हैं ना लाइनिंग, यहाँ देखिए सामने, तो वहाँ पर है मोल्डिंग हम करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉर्निस। तो कॉर्निस कोई आज का ही डेवलपमेंट नहीं है, हमारे देश में बहुत सालों से इसका उपयोग होता रहा है, ठीक है। और अभी भी जो है बहुत जो रिच लोग हैं वो कॉर्निस का इस्तेमाल अपने मकान में करते हैं, जिसको आज की तारीख में कारीगर लोग क्या कहता है? मोल्डिंग। तो कॉर्निस का इस्तेमाल, ठीक है, ये एक नया प्रयोग है। क्योंकि अभी तक सल्तनत पीरियड में हमने क्या देखा? कहीं कॉर्निस, मैंने बताया आपको। अब क्या देख रहे हैं? यस। तो जो जो समाज या शासन व्यवस्था रिच होता जाता है, त्यों त्यों भवन में हम क्या देखते हैं? उसमें रिचनेस भी बढ़ती जाती है। इसका परिणाम हम क्या देखते हैं? शाहजहां के समय तक आते आते हिंदुस्तान जो है ना, क्या हो गया था? बहुत ताकतवर देश हो गया था। इसका साम्राज्य जो है वर्ल्ड का नंबर 1 का साम्राज्य हो गया था, इवन ऑटोमन साम्राज्य से बहुत बड़ा और ताकतवर। और हिंदुस्तान का 24% जो वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड का 24% जीडीपी मुगल साम्राज्य पैदा करता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य 1/4 धन पर उसका अधिकार था पूरे विश्व में। और ये मैं कोई हवाई नहीं कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और ये कब का रिकॉर्ड बोल रहा हूँ? सन 1700 ईस्वी का, मतलब शाहजहां के अवसान होने के बाद उसके 50 साल बाद, लगभग 40 साल बाद 1700 ईस्वी का ये रिकॉर्ड है। और ये यूरोपियनों का एस्टिमेट है, ये हमारा नहीं है, किसी हिंदुस्तानी का नहीं है। जो बहुत सारे जो यात्री आए मुगलों के पीरियड में, उनका एस्टिमेट है। तो उस समय में हम स्थापत्य कला क्या देखते हैं? सबसे जबरदस्त, जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि शाहजहां काल में स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विस्तार अपने हिंदुस्तान में हुआ, जो न पहले हुआ था इतना और न बाद के वर्षों में इतना हुआ। और जिसका जीता जागता उदाहरण ताजमहल है, लाल किला है, और अनेक प्रकार के किले हैं, भवन हैं, मोती, अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको बीजापुर के बारे में बताया, तो 3-4 पॉइंट बताया। क्या क्या बताया? कि एक तो जो डोम का जो गुंबद का आकार है वो
बल्ब के आकार का होगा, जिसका कि गर्दन छोटा, हाँ, तो इसको बल्बस डोम कहते हैं। अभी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो गुंबद है वो कहाँ है? बीजापुर में ही है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि यहाँ बीजापुर आर्किटेक्चर में कॉर्निस का इस्तेमाल हुआ। तीसरा मैंने क्या बताया था? और दीवालों पर रिच कार्विंग, ये भी लिख लीजिए। कार्विंग मतलब क्या होता है? उकेरना, अच्छी अच्छी चीज आप बनाते हैं, नक्काशी, दैट इज कॉल्ड कार्विंग्स। तो इसका भी इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि आयरन क्लैंप्स का भी इस्तेमाल हुआ है। आयरन क्लैंप्स जो एक अभिनव प्रयोग है। जैसे गोल गुंबज जो मैंने आपको बताया, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुंबज है, इसको आप नोट करिएगा। और आदिल शाह का जो मौसोलियम है, जो उसका कब्र स्थल है, जो समाधि स्थल जिसको बोलते हैं, वो इसका नमूना है। ये दोनों बीजापुर में स्थित है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में कर्नाटक में है, ठीक है। अब दोस्तों विदिन 10 मिनट्स हम मुगल आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताएंगे। मुगल आर्किटेक्चर में जो अभी मैंने इंडो इस्लामिक कल्चर आर्किटेक्चर के बारे में बताया था, कमोवेश यही विशेषता है मुगल आर्किटेक्चर में भी, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस हैं, जिसके बारे में हम आपको अभी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर को और हुमायूं को इतना समय नहीं मिला कि उस पीरियड में स्थापत्य कला का विकास हो, लेकिन अकबर के समय में स्थापत्य कला पर बहुत जोर दिया गया, बहुत विकास हुआ। और सबसे पहले आगरा फोर्ट उन्होंने बनवाया, और उसमें मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, शीश महल, ये सारे बिल्डिंग जो है ना उनके द्वारा बनाए गए। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी उन्होंने एक दूसरा कैपिटल बनाया था, ठीक है। और किसके याद में बनाया था? सलीम चिश्ती, जिससे उन्हें पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई थी, सलीम, जो बाद में जहांगीर के रूप में हिंदुस्तान का बादशाह बना। इतना तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में हम क्या देखते हैं? बुलंद दरवाज़ा। और ये बुलंद दरवाज़ा कब बना? जब अकबर ने गुजरात को जीता तो उसके याद में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और ये 1576 AD में बनाया गया था, जिसकी हाइट जो है ना 40 मीटर है, ठीक है। उसी तरह से सलीम चिश्ती का जो टॉम, जो समाधि स्थल, उसका भी निर्माण उनके द्वारा किया गया। और उसमें जालीदार, जो मैंने जाली बताया, उस जाली का ज़बरदस्त उपयोग किया गया है इस टॉम के निर्माण में, ठीक है। यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं साल में उनके मन्नत मांगने के लिए। पंचमहल, एक पंचमहल जो है ना, ये 5 स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने बनाया, और ये पर्शियन आर्किटेक्चर पर आधारित है, अभी भी है। अगर आप जाएं तो वहाँ देखेंगे पंचमहल, ठीक है। इसके बाद जोधाबाई का महल, इसके बाद में इबादत खाना का क्यों निर्माण किया गया था? एक बार यूपीएससी में पूछा है इसमें क्वेश्चन। रिलीजियस डिस्कोर्स के लिए, डिस्कशन के लिए उन्होंने इबादत खाना बनाया। उसके बाद में 25 कोर्ट, जहाँ पर कि वो चेस को हिंदी में क्या बोलते, शतरंज खेलने का काम करते थे बादशाह और उनकी रानियाँ। तो 25 कोर्ट का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है वो महल का निर्माण अकबर के समय में हुआ था। जहांगीर के समय में उन्होंने भवन निर्माण पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उनका जो ज़्यादा फोकस था वो पेंटिंग पर था, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। उनके समय में उनकी पत्नी नूरजहां के द्वारा अपने पिता इत्मद-दौला इसका निर्माण, समाज का निर्माण किया गया था, इत्मद-दौला टॉम का। और ये वाइट, जैसे मैंने आपको बताया, वाइट मार्बल का इसमें इस्तेमाल किया गया है पहली बार। इसके पहले जो है मुगल आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। और इसके बाद में आप ताजमहल में देखेंगे कि वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसमें भी, इस इत्मद-दौला टॉम में भी पित्रे-दूरा का जो हमने आपको स्टाइल बताया था, उसका भी उपयोग यहाँ इसमें भी हुआ है, जो 50 साल पहले हुआ है, ठीक है। हालांकि उतनी नफासत से नहीं हुआ जितना ताजमहल में हुआ है। और इसको नूरजहां ने बनाया था, इतना याद रखिए।
ताजमहल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर कि मुमताज महल के याद में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इतना तो आपको याद ही होगा, जो चारबाग स्टाइल मैंने बताया था और जो पितरे द्वारा बताया था, ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का कल्मिनेशन पॉइंट, मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ताजमहल है। मतलब ताजमहल आप बारीकी से देख लेंगे, आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैंने आपको 7-8 पॉइंट बताए हैं, सभी पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। तो इसके अलावा शाहजहां के समय में हम क्या देखते हैं, रेड फोर्ट दिल्ली में बनाया गया, जामा मस्जिद भी बनाया गया दिल्ली में, शालीमार बाग लाहौर में, और शाहजहानाबाद शाहजहां के द्वारा दिल्ली में बनाया है। हुमायूं ने भी एक शहर बनाया था दिल्ली में, उसको क्या बोलते हैं, दीन पनाह, जिसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। और शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया था, ठीक है। दिल्ली 6 बार बनी है, ये याद रखना होगा आपको, 6 टाइम, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ तोमर डायनेस्टी। औरंगजेब के समय में कोई महत्वपूर्ण जो है स्थापत्य कला में विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही प्योरिटी कट्टरवादी था, उसको इस सब में कोई विश्वास नहीं था, ठीक है दोस्तों। इस पीरियड में ही हम क्या, मुगलों के पीरियड में 2 प्रोविंशियल आर्किटेक्चर का भी उदय हुआ। तो पहला है सिख और दूसरा है राजपूत। अब सिख आर्किटेक्चर की क्या विशेषता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कॉर्निसेस, ठीक है। तो यहां पर सैलो कॉर्निसेस का इस्तेमाल हुआ है सिख आर्किटेक्चर में। दूसरा छतरी, आप अमृतसर जाएं देखेंगे छतरी कैसे स्वर्ण मंदिर पर लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे छतरी, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कियोस्क। और तीसरा जो है उन्होंने क्या किया, जो डोम है, डोम वहां भी आपको मिलता है गुंबद, तो उसको क्या किया उन्होंने, ब्रास और कॉपर इससे उसको कवर कर दिया है। लेकिन स्वर्ण मंदिर क्यों बनाया गया, क्यों बोला गया, क्योंकि इसके डोम में जो है ना सोना लगाया गया है। और सोना कहां से आया, महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था, ठीक है। तो इसका अधिकार, अब सभी मंदिर में या गुरुद्वारे में तो आप सोना तो लगा नहीं सकते, तो वहां पर सोना लगाया गया, इसीलिए उसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप। ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको विशेषता बताया, इसका निर्माण कब हुआ था, हरमंदिर साहब इसको बोलते हैं, इसका निर्माण 1585 ईस्वी में शुरू हुआ था, और ये अर्जुन सिंह देव के द्वारा 1604 ईस्वी में इसका कार्य पूरा किया गया। ये एक लेक या तालाब के बीच में मध्य में बनाया गया है। दोस्तों इसी पीरियड में, मुगलों के पीरियड में हम क्या देखते हैं, राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ। और इसकी क्या विशेषता है, जैसे जयपुर में, जैसे मारवाड़ में बहुत सारे राजपूत राजा थे, तो जयपुर में आप क्या देखते हैं कि हैंगिंग बालकोनी, राजपूत आर्किटेक्चर में आप क्या पाते हैं, हैंगिंग बालकोनी। इसके अलावा जो है ना, जैसे कॉर्निसेस का इस्तेमाल हमने अभी बताया आपको, वहाँ राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा। इसके अलावा जो थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट और बताऊंगा, कश्मीर में एक अलग टाइप का आर्किटेक्चर का विकास हुआ। अब दोस्तों कश्मीर आप जानते हैं ना कि जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न इलाके से जितने भी, जैसे ग्रीक आए हों, चाहे पार्थियन आए हों, चाहे सारे जितने भी बाहर के लोग हैं सब उसी रास्ते से आए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो कल्चर हैं उसका समन्वय स्थापित हो गया। तो जैसे कि वहाँ पर इसके आर्किटेक्चर का 4-5 पॉइंट हम उसको जोड़ देते हैं। जैसे ट्रीफॉइल क्या होता है, आर्चेज, ये गांधार आर्ट से प्रभावित है, ठीक है। दूसरा इसके बारे में अभी बताएंगे आपको, सेलुलर मतलब अंडाकार, कोर्टयार्ड। तीसरी विशेषता क्या है, पिरामिडल रूफ। चौथा कॉलम वॉल। पांचवा
ट्रायंगुलर पेडिमेंट्स, ये ट्रीफॉयल आर्चेस क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन? ये है ट्रीफॉयल आर्चेस, जिसमें कि एक खंबा है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर का आर्चेज है ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रीफॉयल आर्चेज। और ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से प्रभावित है, और जानते हैं आप गांधार स्कूल कहाँ से प्रभावित है? ग्रीक से, ठीक है। दूसरा कॉलम वॉल, ये कॉलम वॉल जो है ये कहाँ से प्रभावित है? ये भी ग्रीक से प्रभावित है। और आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर अभी भी ग्रीस में पाए जाते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं? बड़े बड़े कॉलम लगे हुए हैं, क्यों भाई, हमसे है कि नहीं? तो वो भी प्रभावित है। और एक है ट्रायंगुलर पेडिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता था। आपने देखा होगा, अगर आप व्हाइट हाउस का आप स्ट्रक्चर देखिए तो आपको दूर से ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पेडिमेंट्स। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अब दोस्तों, कश्मीर जो है ना गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे निशात बाग, शालीमार बाग। शालीमार बाग किसने बनाया? जहांगीर ने, ठीक है। निशात बाग भी जहांगीर ने बनाया। ये सब आपको याद रखना होगा।